वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं बहुभुज का, जिसे इंग्लिश में पॉलीगॉन बोलते हैं। तो हम आज इसकी शुरुआत करेंगे। ये बहुभुज क्या होता है और बहुभुज के सारे सवाल और उसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बातें सब कुछ मैं इस क्लास में बताऊँगा। आज हम कुछ बेसिक्स देखेंगे और थोड़े बहुत सवाल करवाऊँगा। कल हम सारे डिटेल में पूरे सवाल करवाएंगे। तो देखिए बहुभुज क्या होता है। तो चलो देखते हैं, बहुभुज के बारे में देखते हैं। बहुभुज बहुभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन बोलते हैं, पॉलीगॉन्स बोलते हैं। और बहुभुज क्या होता है? बहुभुज बंद आकृति होती है। बहुभुज बंद आकृति होती है। बहुभुज बंद आकृति होती है। हम पहले लगभग 15 से 20 मिनट पूरा बेसिक देखेंगे। आज की क्लास में हम सारा का सारा बेसिक देखेंगे बहुभुज के बारे में और फिर इसके बाद सवाल करवाएंगे। तो आप बेसिक को पहले ध्यानपूर्वक समझना। यदि आपने बेसिक को ध्यानपूर्वक समझ लिया तो सवाल आपके आसानी से एक एक सेकंड में सवाल हो जाएंगे। तो ये बहुभुज को समझिए। बहुभुज क्या होता है? बंद आकृति होती है। जैसे त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, सभी बहुभुज में आते हैं। ये त्रिभुज है, जैसे ये आकृति, ये त्रिभुज की आकृति है। तो ये क्या है? ये एक बहुभुज है। त्रिभुज बहुभुज में आता है। चतुर्भुज है, आयत, आयत भी एक चतुर्भुज की आकृति होती है। तो ये एक आयत है, ये एक आयत है। तो आयत भी क्या होता है? एक बहुभुज कहलाता है। आयत भी बहुभुज कहलाता है। ये त्रिभुज, ये आयत, पंचभुज बना लेते हैं। ये एक पंचभुज है। 1 2 3 4 5। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 1 2 3। दो से अधिक भुजाएं, दो से अधिक भुजाओं से जो बंद आकृति बनती है उसे बहुभुज बोलते हैं। ये 3 भुजा है, 3 भुजाओं से बंद आकृति ये है, एक बहुभुज है। और ये भी एक बहुभुज है। ये पंचभुज है, इसे भी हम बहुभुज कहते हैं। और ये पंचभुज के बाद षटभुज बना देते हैं। ये षटभुज, जिसकी 6 भुजा होती है वो षटभुज कहलाता है। 1 2 3 4 5 और ये 6 भुजा है तो उसे षटभुज। सप्तभुज बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, 6 और 7, ये सप्तभुज बन गया। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये सप्तभुज बन गया। तो ये क्या है? ये सभी बहुभुज में आते हैं। ये सभी बहुभुज में आते हैं। ये त्रिभुज, ये आयत, ये पंचभुज, षटभुज, ये सप्तभुज, ऐसे ही अष्टभुज बनता है। अष्टभुज में कैसे होता है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये इस तरह से ये एक अष्टभुज है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अष्टभुज होता है। तो ये त्रिभुज, त्रिभुज में कितनी भुजा है? तो 3 भुजा है। चतुर्भुज में कितनी भुजा है? 4 भुजा है। पंचभुज में कितनी भुजा है? तो 5 भुजा है। षटभुज में कितनी भुजा है? 6 भुजा है। सप्तभुज में कितनी भुजा है? 7 भुजा है। अष्टभुज में कितनी भुजा है? तो 8 भुजा है, 8 भुजा है। अब इसके बारे में हम सब कुछ डिटेल देखेंगे। इसकी आकृति, भुजाएं, नाम और इसके अंतःकोण क्या होते हैं। इसके आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? ये बहुभुज के अंतःकोण पढ़ेंगे। पहला तो अंतःकोण, पहला अंतःकोण, और दूसरा बाह्य कोण पढ़ेंगे, बाह्य कोण। और तीसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे विकर्ण। विकर्ण, इसमें विकर्ण किस प्रकार से बनेंगे ये देखेंगे। अंतःकोण देखेंगे, बाह्य कोण देखेंगे और विकर्ण देखेंगे। तो इसकी हम पूरी एक सारणी बना लेते हैं। ये त्रिभुज, ये सभी बहुभुज है, इसकी एक सारणी बना लेते हैं और फिर आगे देखते हैं। एक पूरी सारणी बनेगी। इस सारणी को आपको याद करना पड़ेगा। ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे लिख लेता हूँ। पहले आकृति लिख लेता हूँ। आकृति, आकृति किस टाइप की बनेगी? जैसे ये त्रिभुज है, ये एक क्या है? ये त्रिभुज है। और ये क्या है? एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज की आकृति बना लेता हूँ, आयत की आकृति बना लेता हूँ। ये एक आयत है, ये त्रिभुज है, ये आयत है, ये 3 भुजा है, इसमें 4 भुजा है। और या पंचभुज, पंचभुज में कितनी भुजा होती है? 5 भुजा होती है। तो ये पंचभुज, 1 2 3 4 5, 5 भुजा वाला पंचभुज कहलाता है। 5 भुजा वाला पंचभुज। अब षटभुज बना लेते हैं। षटभुज की आकृति कैसी होती है? 1 2 3 4
5 और 6 भुजा वाला ये षटभुज हो गया। सप्तभुज में 7 भुजाएं बना लेते हैं। 1 2 3 4 और 5 6 और 7 कैसे भी बना लो, ये 7 भुजाएं बननी चाहिए। अब भुजाओं की संख्या लिख लेते हैं। ये आकृति लिख ली, अब भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजाएं होती है। चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है? 4 भुजाएं होती है। पंचभुज में कितनी भुजाएं होती है? 5 भुजाएं होती है। षटभुज में कितनी भुजाएं होती है? 6 भुजाएं होती है। सप्तभुज में कितनी भुजाएं होती है? तो 7 भुजाएं होती है। सप्तभुज में कितनी भुजाएं होती है? तो 7 भुजाएं होती है। अब इनके ये त्रिभुज, ये नाम मैं यहाँ पे लिख लूँ या अलग से लिखूँ? अब आगे हम देखेंगे अंतःकोण देखेंगे और प्रत्येक अंतःकोण, यहाँ पे अंतःकोण लिख लेते हैं। अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग और प्रत्येक अंतःकोण, अंतःकोण और विकर्ण, विकर्ण ये सभी हम देखेंगे। ये सारणी आपको याद करनी पड़ेगी। ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज, ये चतुर्भुज, ये चतुर्भुज, ये पंचभुज, पंचभुज और ये षटभुज, ये षटभुज है और ये सप्तभुज। सप्तभुज और आगे ऐसे के ऐसे बनेगा नवभुज, नवभुज ये यहाँ पे बनेगा नवभुज, यहाँ पे बनेगा नवभुज और यहाँ पे 10 भुज तक हम देख लेते हैं। ये 10 भुज, हम 10 भुज तक देख रहे हैं। अधिकतर ये 10 भुज तक ही पूछता है, लेकिन आगे के भी पूछेगा तो हम क्या तरीका लगाएंगे वो मैं आगे बता दूंगा क्लास में। ये आकृति क्या है? ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, पंचभुज है, षटभुज है, ये सप्तभुज है। सप्तभुज के बाद अष्टभुज और नवभुज और 10 भुज। यहाँ पे अष्टभुज भी लिख लेते हैं। ये सप्त के बाद अष्ट आया था, अष्टभुज, अष्टभुज। तो त्रिभुज में 3 भुजा होती है, चतुर्भुज में 4 भुजाएं, त्रिभुज में 3 भुजा होती है, चतुर्भुज में 4 भुजा होती है, पंचभुज में 5 भुजा होती है, षटभुज में 6 भुजा होती है, सप्तभुज में 7 भुजा होती है, अष्टभुज में कितनी भुजाएं होगी? 8 भुजाएं हो जाएगी। नवभुज में कितनी भुजाएं होगी? 9 भुजाएं। 10 भुज में कितनी भुजाएं होगी? 10 भुजाएं। 10 भुज में कितने भुजाएं होगी? 10 भुजाएं होगी। अब अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग कैसे निकालते हैं? तो अंतःकोणों का योग देखिए, त्रिभुज के अंतःकोण, अंतःकोण होता क्या है? अंतःकोण होता क्या है? तो जैसे मैं आपको एग्जांपल बता लेता हूँ। यहाँ पे देखो अंतःकोण क्या होता है। जैसे ये समझिए, ये एक पंचभुज है, ये एक पंचभुज है। इसमें यहाँ पे जो कोण बनेगा, यहाँ पे कोण बनेगा, ये यहाँ पे कोण बनेगा, यहाँ पे और यहाँ पे, ये सारे कोण क्या कहलाते हैं? अंतःकोण कहलाते हैं। ये सारे कोण क्या कहलाते हैं? अंतःकोण कहलाते हैं। तो अंतःकोण कितने डिग्री का होता है? जैसे ये त्रिभुज है, त्रिभुज में अंतःकोणों का योग कितने डिग्री का होता है? त्रिभुज में अंतःकोण, ये त्रिभुज है, त्रिभुज में अंदर की ओर कोणों का योग कितना होता है? कोणों का योग कितना होता है? यहाँ पे अंतःकोणों का योग देख रहे हैं, तो अंतःकोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। अब सूत्र से कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब एक बार तो आप सारणी समझिए और फिर सूत्र भी समझिएगा। हम प्रत्येक सवाल को 2 तरीके से करवाएंगे, एक सूत्र से भी करवाएंगे और डायरेक्टली आप सारणी से कैसे सवाल करोगे वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? तो 360। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। अब 180 में 180 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 360। अब 360 में 180 जोड़ो तो पंचभुज के अंतःकोणों का योग निकल जाएगा। 180 में 180 जोड़ा तो 360 निकला। अब 360 में 180 जोड़ो तो पंचभुज निकल जाएगा, पंचभुज के अंतःकोणों का योग निकल जाएगा। तो 360 में 180 जोड़ो, कितना आ जाएगा? 360 में 180, 360 में 180 जोड़ोगे तो ये
18 एकम 18, 18 दो 36, 38 54, 540 आ जाएगा। और 540 में 180 जोड़ो, 540 में 180 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 540 में 180 जोड़ोगे तो 720 हो जाएगा, 720 हो जाएगा, 720 हो जाएगा। 180, 18, 36, 54, 72। तो पंचभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 720 होता है, 720 होता है। अब सप्तभुज के अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा? 720 में 180 जोड़ो, 720 में 180 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 720 में 180 जोड़ोगे तो यह हो जाएगा 900। तो अंतःकोणों का योग, सप्तभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 900 होता है। अष्टभुज के अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा? अष्टभुज के अंतःकोणों का योग 900 में 180 जोड़ो, 900 में 180 जोड़ोगे तो 1080। तो अष्टभुज के अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा? 1080 हो जाएगा। अब नवभुज के अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा? 1080 में 180 जोड़ो तो ये हो जाएगा 1280, क्योंकि 18 एकम 18, 18 दो 36, 38 54, 18 चौक 72, 18 पचास 90, 18 छः 61, 18 सत्ते 126। तो ये कितना हो जाएगा? 126 हो जाएगा, 126 और पीछे जीरो लग जाएगा। तो नवभुज के अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा? 1260। और 10 भुज के अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा? 1440 हो जाएगा, 1440 हो जाएगा। तो ये सारे अंतःकोण निकल गए। अब ये अंतःकोण भी आपको याद होने चाहिए। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजाएं। चतुर्भुज में 4 भुजाएं। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360, पंचभुज के अंतःकोणों का योग 540, षटभुज के अंतःकोणों का योग 720, सप्तभुज के अंतःकोणों का योग 900, अष्टभुज के अंतःकोणों का योग 1080, नवभुज के अंतःकोणों का योग 1260 और 10 भुज के अंतःकोणों का योग 1440। ये आपको याद होना चाहिए। अब प्रत्येक अंतःकोण कैसे निकालेंगे? हाँ, अब हमें प्रत्येक अंतःकोण निकालना है। अब त्रिभुज में प्रत्येक अंतःकोण मतलब एक कोण की बात हो रही है। एक कोण कितने डिग्री का होता है? प्रत्येक अंतःकोण का मतलब एक कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? अब 180 में 3 का भाग दो, 180 में ये 180 है, इसमें 3 का भाग दो तो प्रत्येक अंतःकोण निकल जाएगा। 180 में 3 का भाग दोगे 76, 18, 6 बार जाएगा और पीछे 0। तो ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का। प्रत्येक अंतःकोण कितने डिग्री का हो गया? 60 डिग्री का हो गया। अब 360 में 4 का भाग दो। अब ये क्या है? आप सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हो। ये अंतःकोण ज्ञात करने का भी सूत्र है, प्रत्येक अंतःकोण ज्ञात करने का भी सूत्र है। तो आप ये सूत्र भी से भी ज्ञात कर सकते हो। अब मैं अंतःकोण मैंने पूरा समझा लिया यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो मैं सूत्र से भी बता लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब मैं ये और ये तीनों अंतःकोणों का योग, प्रत्येक अंतःकोण और ये विकर्ण, ये सभी एक बार सारणी में बता के फिर आपको बताऊंगा तो आप पूरी खिचड़ी हो जाएगी। तो हम एक बार अंतःकोण देख लेते हैं। यहाँ पे अंतःकोण कैसे निकाले? तो 180 में 180 जोड़ो 360, 360 में 180 जोड़ो 540, 540 में 180 जोड़ो 720, ऐसे निकालते जाएंगे तो यह अंतःकोण आ जाएगा। अब सूत्र से कैसे देखते हैं? तो सूत्र से देखिए, मैं यहाँ पे समझा लेता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए अंतःकोणों का योग, इसका सूत्र क्या होता है? पहला है अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग। योग सूत्र, अंतःकोणों का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 180 n-2, ये सूत्र होता है। ये सूत्र होता है अंतःकोणों का योग ज्ञात करने का, ये सूत्र होता है 180 n-2। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। यदि हमें 10 भुज तक तो यदि पूछ लिया तो हम वहाँ से सारणी से कर लेंगे, लेकिन 10 भुज से ज़्यादा पूछ लिया, 12 भुज पूछ लिया, 100 भुज पूछ लिया, ऐसे पूछ लिया तो ये आपको सूत्र याद होना चाहिए। अपने आप में सारणी भी मायने रखती है और सूत्र भी मायने रखते हैं। आपको दोनों याद रखने हैं, सारणी भी याद रखनी है प्लस सूत्र भी याद रखने हैं। तो अंतःकोणों का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा? 180 n-2 हो जाएगा। यहाँ पे n क्या है? तो n है भुजाओं की संख्या। n क्या है? भुजाओं की संख्या है, भुजाओं की संख्या। n क्या है? भुजाओं की संख्या। n क्या है? भुजाओं की संख्या। अब पहले हम क्या त्रिभुज देख रहे थे, तो त्रिभुज में भुजाओं की संख्या क्या होती है? त्रिभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। तो 3 होती है तो n का मान क्या हो जाएगा? n का मान 3 हो जाएगा। तो आप सूत्र में मान रखो 180 n की जगह 3 -2 तो 100, ये 3 में से 2 गए कितना बचा? 1 बचा। तो ये अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो इस तरीके से निकालेंगे। यदि n = 4,
एन इक्वल टू 4 हो, मतलब भुजाओं की संख्या 4 हो, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है, तो चतुर्भुज में अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 रखो, यहाँ पे 4 रखो, 4 में से 2 गए तो कितना बचा, 4 में से 2 गए तो 2 बचा, 4 में से 2 गए तो 2 बचा, और यहाँ पे 180 में 2 का गुणा करो तो 18 दुखी 36, 18 दुखी 36, तो ये कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो अंतःकोण का योग कितना हो गया, 360। यदि एन इक्वल टू 5 हो, एन इक्वल टू 5 हो, पंचभुज का निकालना कैसे करेंगे, यहाँ पे एन की वैल्यू रखो, एन की जगह 5 रखो, 5 में से 2 गए तो कितना बचा, 5 में से 2 गए तो कितना बचा, 3 बचा, और ये 180 में 3 का गुणा करो तो 18 54, तो ये कितना हो जाएगा, 540 हो जाएगा, 540 हो जाएगा। कैसे कर रहा हूँ देखो, यहाँ पे एन इक्वल टू 3, तो ये आपको पता चल गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू 4, एन इक्वल टू 5 रखा तो ये निकला। यदि एन इक्वल टू 6, एन इक्वल टू 6 मतलब षटभुज की अंतःकोणों का योग निकालना है, तो एन की जगह 6 रखना पड़ेगा। सूत्र में मान रखो 180 एन की जगह क्या रखना है, 6 रखना है, 6 माइनस 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 180, ये 6 में से 2 गए कितना बचा, 4, तो 18 चौक ये कितना हो जाएगा, 18 का 18, 18 2 36, 18 चौपा, 18 चौक 72, तो ये कितना हो जाएगा 72, 720 हो जाएगा। तो अंतःकोणों का योग कितना हो गया 720। तो ये जैसे मैं बता रहा था, ये एन इक्वल टू 3 तो 360 आ जाएगा, एन इक्वल टू 4 तो ये 360 आ जाएगा, एन इक्वल टू 3 तो 180, एन इक्वल टू 4 तो 360, एन इक्वल टू 5 तो 540 और एन इक्वल टू 6 तो 720। तो षटभुज के अंतःकोणों का योग कितना आ रहा है, 720 आ रहा है। तो इस तरह से निकालते जाएंगे, इस तरह से पूरा निकालते जाएगा तो आंसर आता रहेगा। यदि अब आगे आप निकालो, यहाँ पे एन इक्वल टू 6 हो गया, अब एन इक्वल टू 7 का निकालो, एन इक्वल टू 7, यदि 7 रखेंगे, सप्तभुज का मान हमें ज्ञात करना है, तो सप्तभुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा। अब आप सूत्र से निकालो, एन की जगह 7 रखो और आंसर निकालो, एन की जगह 7 रखो और आंसर निकालो। यहाँ पे एन की जगह 7 रखा, 7 में से 2 गए कितना बचा, 5 बचा, और 18 पचे कितना होता है, 18 पचे 90, 18 पचे 90, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 900 आ जाएगा, 900 हो जाएगा। तो सप्तभुज के अंतःकोणों का योग कितना निकल गया, 900 निकल गया। ऐसे अष्टभुज का निकालो, एन इक्वल टू 8 रखो, एन इक्वल टू 8 रखो, अष्टभुज के अंतःकोणों का योग निकालो, एन की जगह 8 रखो, यहाँ पे 8 रखा तो 8 में से 2 गए कितना बचा, 6 बचा, 8 में से 2 गए कितना बचा, 6 बचा, और 180 में 6 का गुणा करो कितना बचेगा, 180 में 6 का गुणा करो कितना हो जाएगा, 18 छंग 108, तो 108 और पीछे एक जीरो लग जाएगा, 108 और पीछे एक जीरो लग जाएगा। अब यहाँ पे अष्टभुज के अंतःकोणों का योग कितना हो गया, 1080 हो गया। इसी तरह नवभुज एन की जगह 9 रखो, नवभुज के अंतःकोणों का योग निकालो, नवभुज के अंतःकोणों का योग निकालो, एन की जगह 9 रखो, यहाँ पे एन की जगह 9 रखा, 9 में से 2 गए कितना बचा, 7, और 18 सते 126, तो ये कितना हो जाएगा 1260 हो जाएगा, 1260 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, नवभुज के अंतःकोणों का योग 1260। इसी तरह 10 भुज का निकालो, हम 10 भुज तक निकाल लेते। अब 10 भुज का निकालो, एन इक्वल टू 10, एन की जगह 10 रखो, 10 में से 2 गए कितना बचा, 8, और 180 में 8 का गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 18 144, तो 1440 आ जाएगा। तो अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा 1440। तो ये त्रिभुज के ये त्रिभुज मतलब त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा 180, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360, पंचभुज के अंतःकोणों का योग 540। ये हमने सूत्र से निकाल के बताया आपको, ये सूत्र है, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो सूत्र से ऐसे निकालेंगे, एन इक्वल टू 5 रखा, पंचभुज में कितनी भुजाएं होती है, 5 भुजाएं होती है, पंचभुज में 5 भुजाएं, त्रिभुज में 3 भुजाएं, पंचभुज चतुर्भुज में 4 भुजाएं, पंचभुज में 5 भुजाएं, षटभुज में 6 भुजाएं, सप्तभुज में 7 भुजाएं, अष्टभुज में 8 भुजाएं, नवभुज में 9 भुजाएं और 10 भुज में 10 भुजाएं। तो यहाँ पे एन क्या है, भुजाओं की संख्या है। तो यहाँ पे भुजाओं की संख्या निकालोगे रखोगे तो अंतःकोणों का योग निकल जाएगा। तो यहाँ पे एन की जगह 3 रखा, 3 में से 2 गए 1 बचा, और 180 में 1 का गुणा करोगे तो 180 आ जाएगा। तो इस तरह से ये आप निकालोगे। तो ये मैंने 10 तक निकाल लिया। अगर सवाल में और भी आगे पूछ लिए तो आप ऐसे निकाल लेना। अब देखते सारणी, देखते सारणी में भी यही आ रहा था, 180, 360, 540, 720, 900, 1080, 1260, 1440। अब आपको 10 भुज तक तो सारणी याद करनी है। एक बात समझ लेना, आपको 10 भुज तक तो सारणी याद करनी है। क्यों, एग्जामिनर ने आपको यदि 10 भुज तक पूछ लिए, यदि कोई भी सवाल में 10 भुज तक पूछ लिया तो आप क्या करोगे,
तो आपको सारणी याद है तो आप डायरेक्ट आंसर लगा लोगे। डायरेक्ट आंसर लगा लोगे तो आपका समय बच जाएगा। तो ये डायरेक्ट टिक करने में लगभग 2 सेकंड में सवाल हो जाएगा, वरना आप निकालने बैठोगे तो आपको समय लगेगा, लगभग 3 से 4 मिनट लगेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप समय बचाओ। तो आपको 10 भुज तक याद होना चाहिए, आपको 10 भुज तक याद होना चाहिए। अब आगे देखिए, अब प्रत्येक अंतकोण निकालना है तो क्या करोगे, 180। अब प्रत्येक अंतकोण ज्ञात करने का मैं सूत्र भी बताऊंगा और विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र भी बताऊंगा। अब यहाँ पे देखो सारणी से कैसे करेंगे, ये 180 में 3 का भाग दो तो 60 आ जाएगा। अब 360 में 4 का भाग दो, 360 में 4 का भाग दो तो ये कितनी बार जाएगा, 9 चौक 36 होता है, तो ये 90 बार जाएगा। तो प्रत्येक अंतकोण कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ पे प्रत्येक अंतकोण 60 डिग्री का, यहाँ पे प्रत्येक अंतकोण 90 डिग्री का। ये ऊपर डिग्री लगा लेना, यहाँ पे डिग्री लगा लेना, सभी में डिग्री लगा लेता हूँ मैं ये। अब यहाँ पे प्रत्येक अंतकोण, पंचभुज में प्रत्येक अंतकोण कितना होता है, पंचभुज में प्रत्येक अंतकोण कितना होता है, ये निकालने के लिए क्या करेंगे, 540 में 5 का भाग दे देंगे। 540 में 5 का भाग दो, कितना हो जाएगा, ये 5 एकम 5 और पीछे 40 है तो 0 लगाओ और 8 5 40 तो 108 बार जाएगा। तो 108 डिग्री प्रत्येक अंतकोण कितने का हो जाएगा, 108 डिग्री का हो जाएगा, 108 डिग्री का हो जाएगा। अब आगे देखिए, ये देखिए 720 में 6 का भाग दो, 720 में 6 का भाग दो तो ये आ जाएगा, एक छंग एक बार जाएगा और ये एक बचा तो 6 दूकी 12 और पीछे 0 बचा, पीछे 0 बचा तो 0 आ जाएगा। तो ये कितने प्रत्येक अंतकोण कितने का हो जाएगा, 120 डिग्री का हो जाएगा। अब यहाँ पे ये निकालो, ये 900 में 7 का भाग दो, 900 में 7 का भाग दोगे कितने बार जाएगा, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 दूकी 14 तो ये कितना बचा, 7 बचा तो 7 8 56, 7 8 56 तो 4 बचा तो 4/7 तो ये प्रत्येक अंतकोण कितने का हो जाएगा, 180 सही 4/7 डिग्री का ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1080 में 8 का भाग दो तो कितनी बार जाएगा, 8 एकम 8, 2 बचा तो यहाँ पे 28 हो गया तो 8 या 24, 4 बचा, 8 5 40 तो 135 डिग्री। षटभुज में प्रत्येक अंतकोण कितने का होता है, 135 डिग्री होता है। नवभुज में प्रत्येक अंतकोण निकालना है तो क्या करोगे, 1260 में 9 का भाग दो तो यहाँ पे 9 एकम 9 तो कितना बचा, 3 बचा, 9 चौक 36 और 0 140 डिग्री। प्रत्येक अंतकोण कितने का हो जाएगा, नवभुज में प्रत्येक अंतकोण 140 डिग्री का हो जाएगा। 10 भुज में 144 का हो जाएगा, 10 भुज में 144 का हो जाएगा। तो ये देखिए, ये सारे आपको याद होनी चाहिए। प्रत्येक अंतकोण, त्रिभुज में प्रत्येक अंतकोण 60 डिग्री का, चतुर्भुज में प्रत्येक अंतकोण 90 डिग्री का, पंचभुज में 108 डिग्री का। इसके बाद हम सवाल भी करवाएंगे। अभी ये विकर्ण का ज्ञात कर लेते हैं, इसके बाद हम सवाल भी देखेंगे। तो आपको ये सारणी याद होगी तो सवाल आसानी से हो जाएगी। यदि सारणी याद नहीं है तो आपको सूत्र से निकालना पड़ेगा। तो प्रत्येक अंतकोण, त्रिभुज में प्रत्येक अंतकोण 60 डिग्री का, चतुर्भुज में प्रत्येक अंतकोण 90 डिग्री का। कैसे निकाला, 180 में 3 का भाग दो, 360 में 4 का भाग दो, 540 में 5 का भाग दो तो ये आ जाएगा। षटभुज में प्रत्येक अंतकोण कितने डिग्री का, 120 डिग्री का। सप्तभुज में प्रत्येक अंतकोण 128 से 4/7 डिग्री का। अष्टभुज में प्रत्येक अंतकोण 135 डिग्री का। नवभुज में प्रत्येक अंतकोण 140 डिग्री का होता है और 10 भुज में प्रत्येक अंतकोण 144 डिग्री का होता है। यह आपको याद होना चाहिए। अब इसको सूत्र से कैसे करेंगे, सूत्र से भी मैं आपको बता देता हूँ। चलो सूत्र से देख लो। प्रत्येक अंतकोण, ये तो हमने क्या किया, 180 में 3 का भाग दे दिया। ये कितनी भुजाएं, त्रिभुज में 3 भुजा होती है, अंतकोण का योग 180 और भुजाओं की संख्या 3 तो 180 में 3 का भाग दे दिया, 360 में 4 का भाग दे दिया। अब सूत्र से कैसे निकालेंगे, सूत्र से प्रत्येक अंतकोण कैसे ज्ञात करेंगे, ये देखिए सूत्र से देख लेते, फिर इसके बाद हम सवाल भी आपको करवाएंगे। ये देखिए प्रत्येक अंतकोण, दूसरा है प्रत्येक अंतकोण। प्रत्येक अंतकोण, प्रत्येक अंतकोण का ज्ञात करने का सूत्र है। तो प्रत्येक अंतकोण का सूत्र यहाँ पे लिख। प्रत्येक अंतकोण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो 180 n-2/n ये सूत्र होता है। प्रत्येक अंतकोण ज्ञात करने का ये सूत्र होता है। अब एग्जाम्पल भी मैं करके बताऊँ।
ये प्रत्येक अंतःकोण ज्ञात करने का ये सूत्र होता है 180 n-2/n, ये सूत्र होता है। अब एग्जाम्पल देखिए, अब त्रिभुज में कितनी भुजा होती है? 3 भुजा होती है, तो n की संख्या कितनी हो जाएगी? 3, तो n = 3। त्रिभुज का हमें निकालना है, त्रिभुज में प्रत्येक अंतःकोण कितने डिग्री का होता है? तो त्रिभुज की कितनी भुजा होती है? 3 भुजा होती है। n क्या है? भुजाओं की संख्या। यहाँ पे n क्या है? भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या। अब यहाँ पे मान रखो 180, n की वैल्यू कितनी है? 3 - 2/3। अब यहाँ पे 180 इंटू 3 में से 2 गए तो 1/3, तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे कितना? 76 × 18, तो 60 डिग्री। तो इस तरह से ज्ञात करेंगे, इस तरह से हम अंतःकोण ज्ञात करेंगे। तो ये मैंने सूत्र से आपको बताया। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं और फिर हम विकर्ण पे चलते हैं। n = अब चतुर्भुज की देख लेते हैं। चतुर्भुज में कितनी भुजा होती है? 4 भुजा होती है, तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब ये सूत्र में वैल्यू रखो, सूत्र ये है, तो n की वैल्यू रखो 180, n की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो यहाँ पे 4 - 2/4, तो 180 इंटू 4 में से 2 गए तो 2/4, तो ये इसको कैंसिल करो। ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 2 × 2 = 4 और 2 से ये करो, 2 से ये कितना? 9 बार, तो 90। तो प्रत्येक अंतःकोण कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का हो गया। प्रत्येक अंतःकोण कितने डिग्री का हो गया? तो 90 डिग्री का हो गया। तो इस तरह से हम ज्ञात करेंगे, सूत्र से हम इस तरह से ज्ञात करेंगे, अब विकर्ण का देख लेते हैं, और फिर हम सवाल को करते हैं। यदि आपने अभी ये आधे घंटे तक ये सारणी देख ली है, तो फिर हम कल की और परसों की क्लास, लगभग हम बहुभुज की जितनी भी क्लास होगी उसमें आपको सवाल आसान लगेंगे। एक सेकंड में आप सवाल कर लोगे, यदि आपने सारणी को ध्यानपूर्वक समझ रखा है। तो यदि आपने सारणी को समझ नहीं रखा है, आप वीडियो को आगे बढ़ा के फिर देख लेते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो आपको सारणी याद है, 10 भुज तक तो आपको याद होना ही चाहिए। यदि 10 भुज तक पूछ लिया तो आपको एग्जाम में समय नहीं बर्बाद करना पड़े, सूत्र लगा के वैल्यू पुट करो, वैसा नहीं करना पड़े। आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए अंतःकोणों का योग ये होता है और प्रत्येक अंतःकोण ये होता है। अब विकर्ण का देखिए, विकर्ण कैसे ज्ञात करेंगे? विकर्ण, त्रिभुज में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? त्रिभुज में तो एक भी विकर्ण नहीं खींचा जा सकता है। क्या त्रिभुज में एक भी विकर्ण खींच सकते हो? क्या नहीं खींच सकते हो? त्रिभुज में एक भी विकर्ण खींच सकते हो? क्या नहीं खींच सकते हो? तो इसको खाली छोड़ दो। चतुर्भुज में कितने विकर्ण? अब आयत में 1 और 2 विकर्ण खींच सकते हैं, तो आयत में कितने विकर्ण खींचेंगे? 2 विकर्ण। आयत में विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। आयत में विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। पंचभुज में विकर्णों की संख्या, पंचभुज में विकर्ण कैसे खींचेंगे? देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल बता लेता हूँ। ये एक आयत है, ये आयत या वर्ग कुछ भी समझ लो, यहाँ पे 2 विकर्ण खींचे जाएंगे, इस तरह से 2 विकर्ण खींचे जाएंगे। अब पंचभुज में विकर्ण खींचने, तो ये पंचभुज है, तो इसमें कितने विकर्ण खींचोगे? 1 विकर्ण, 2 विकर्ण, और फिर आगे कौन सा? ये तो 1 विकर्ण और ये 2 विकर्ण, और यहाँ पे ये 3 विकर्ण हो गए। 3 विकर्ण के बाद अब और कैसे विकर्ण खींचोगे? ये 3 विकर्ण और ये 4 विकर्ण और ये 5 विकर्ण, इस तरह से 5 विकर्ण खींचेंगे। तो पंचभुज में कितने विकर्ण हो जाएंगे? 5 विकर्ण हो जाएंगे। पंचभुज में विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। पंचभुज में विकर्णों की संख्या 5 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखना, 2 में कितना जोड़ा है? तो 5 हो गए। 2 में 3 जोड़ा है, 2 में कितना जोड़ा है? तो 5 हो गए। 3 जोड़ा है तो 5 हो गए। अब यहाँ पे संख्या बढ़नी चाहिए, क्योंकि ये षटभुज बन रहा है तो संख्या बढ़नी चाहिए। ये 3, अब ये 4 जोड़ो, अब 5 में 4 जोड़ोगे तो 9, तो षटभुज में विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9। पहले 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, अब 5 जोड़ो, इसमें 5 जोड़ो, 9 में 5 जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 9 में 5 जोड़ोगा 14 हो जाएगा। तो सप्तभुज में विकर्णों की संख्या कितनी हो गई? 14 हो गई। ये क्या है कि छोटी छोटी लॉजिक है, तो इससे आप ये विकर्ण निकाल सकते हो। ये चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं और पंचभुज में 5 विकर्ण होते हैं। तो यहाँ पे 2 और 3 के मध्य कितने का डिस्टेंस है? 3 का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे 3 जोड़ा है, 2 में 3 को जोड़ा 5 हो गया, 5 में 4 को जोड़ो 9 हो जाएगा, 9 में 5 को जोड़ो तो 14 हो जाएगा। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे 14 में 6 को जोड़ो, क्रम से संख्या जोड़नी है। 14 में 6 को जोड़ो तो ये कितना हो जाएगा? विकर्णों की संख्या 20 हो जाएगी। अब 20 में कितने? 20 में 7 को जोड़ो,
20 में 7 को जोड़ो तो 9 भुज में विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 27 हो जाएगी। अब 27 में 8 को जोड़ो तो यहाँ पे 10 भुज में विकर्णों की संख्या निकल जाएगी। 27 में 8 को जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 27 में 8 को जोड़ो तो ये हो जाएगा 35। तो विकर्णों की संख्या कितनी हो गई? 35 हो गई। तो इस तरह से ये हमारी पूरी सारणी कंप्लीट हो गई। अब हम क्या है कि आगे ये विकर्ण सूत्र से विकर्ण कैसे ज्ञात करते हैं वो मैं बता देता हूँ, और फिर हम सवाल पे चलते हैं। फिर हम सवाल को करेंगे। अब आप सवाल, यदि आपने सारणी को ध्यानपूर्वक समझ रखा है तो आप सवाल को एक एक सेकंड में उड़ालोगे, एक एक सेकंड में आप सवाल को कर लोगे। ये देखिए, विकर्ण चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है? 2। पंचभुज में विकर्णों की संख्या 5। षटभुज में विकर्णों की संख्या 9। सप्तभुज में विकर्णों की संख्या 14। सप्तभुज में विकर्णों की संख्या कितनी हो गई? 14 हो गई। सप्तभुज में विकर्णों की संख्या 14। अष्टभुज में विकर्णों की संख्या 20। नवभुज में विकर्णों की संख्या 27। 10 भुज में विकर्णों की संख्या कितनी हो गई? 35 हो गई। कैसे निकाली? तो ये देखो, ये 2 में 3 जोड़े तो 5, 5 में 4 जोड़े तो 9, 9 में 5 जोड़े तो 14, और 14 में 6 जोड़े तो 20, और 20 में 7 जोड़े 27, 27 में 8 जोड़े तो 35। ये आ गया। ये यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया? यहाँ तक आपको समझ में आ गया? यदि नहीं समझ में आया है तो यदि समझ में तो आ गया होगा, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिपीट करके देख ले, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब सूत्र से विकर्ण कैसे निकालते हैं वो भी आपको बता देता हूं। विकर्ण का सूत्र भी बता लेता हूं। ये विकर्ण का सूत्र भी दे। पहले मैंने क्या आपको प्रत्येक अंतकोण का सूत्र बता दिया। पहले मैंने क्या बताया था आपको? प्रत्येक अंतकोणों का योग ज्ञात करने का भी मैंने सूत्र बता दिया, और प्रत्येक अंतकोण ज्ञात करने का भी सूत्र बता दिया। अब ये तीसरा देखो, तीसरा है विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र। विकर्ण की संख्या ज्ञात करने का सूत्र। विकर्ण की संख्या, विकर्ण की संख्या ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है? तो n-3/2। यह विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है। विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र ये है। विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का यह सूत्र है n-3/2। n क्या है? तो n भुजाओं की संख्या है। n क्या है? n भुजाओं की संख्या। एक दो एग्जाम्पल से मैं समझा लेता हूँ। चलो त्रिभुज के देख ले। चलो त्रिभुज में तो कोई होता ही नहीं है। त्रिभुज में कैसे नहीं होता है? यहाँ पे 3 रखोगे, 3 और 3 0 हो जाएगा, तो एक भी विकर्ण नहीं खींचा जाएगा। चतुर्भुज देख लेते हैं। चतुर्भुज में चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है? तो 4 भुजाएं होती है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, 4 - 3/2। अब इसको यहाँ पे सोल्व कर लेता हूँ। 4 में से 3 गए कितना बचा? 1 बचा, तो यहाँ पे 4/2 हो जाएगा। 2 में 2 का भाग दो, 2 में 4 का भाग दो, ये 4 में 2 का भाग दो, कितना बचेगा? 2। तो विकर्णों की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। विकर्णों की, चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। तो इसी तरह से निकालो n = 5। n = 5। अब पंचभुज में विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? पंचभुज में विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो पंचभुज में कितनी भुजा होती है? 5 भुजा होती है। अब यहाँ पे मान रखो 5 - 3/2। 5 में से 3 गए कितना बचा? 2। तो 5 में से 3 गए कितना बचा? 2। तो 5 × 2/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, तो विकर्णों की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। तो इस तरह से हम विकर्णों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो सूत्र से इस तरह से ज्ञात करेंगे। तो ये विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र, ये प्रत्येक अंतकोण ज्ञात करने का सूत्र, और एक अंतकोणों का योग ज्ञात करने का ये सूत्र, अंतकोणों का योग ज्ञात करने का ये सूत्र है। अब देखो आगे देखो, अब हम सवाल करते हैं। अब हम सवाल पे चलते हैं। चलो सवाल देखिए। ये सवाल देखिए। अब हम सवाल को जल्दी जल्दी करेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा सारणी। अब सवाल को देखिए। एक पंचभुज के 4 कोणों की माप क्रमशः ये 130, 85, 108 और 82 है। 5वें कोण का मान हमें ज्ञात करना है। 5वें कोण का माप कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो पंचभुज के अंतकोणों का योग कितना होता है? तो ये आपको याद होगा तब ये कर पाओगे। तो पंचभुज का मैंने आपको बता दिया। पंचभुज के अंतकोणों का योग कितना होता है? तो 540 होता है। कितना होता है? 540 होता है। तो इन सभी को जोड़ के 540 में से घटा दूंगा तो आंसर निकल जाएगा। तो इन सभी को जोड़ो एक बार जोड़ो। 130 और 85, 130, 85, 108
और 82, इनको जोड़ो तो ये कितना हो जाए 8 2 10 और 5 15 का 5 हासिला 1, तो 8 8 16 16 और 4 20 का 0 हासिल 2 2 और 2 4, तो 405 हो गया। और हम जानते हैं कि पंचभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 540 होता है, तो 540 में 405 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गए तो 5 हो जाएगा, और 54 में से 41 गए तो कितना हो जाएगा, 54 में से 41 गए तो 3 और 135 आ जाएगा, तो 135 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। 540 में 405 गए कितने आ गए 135 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम निकालेंगे। तो पंचभुज के 4 सवाल को एक बार वापस समझना, सवाल क्या बोल रहा था, हमने ये डायरेक्ट कर लिया सूत्र से। कैसे, हमें यदि 540 नहीं पता है, यदि 540 कहाँ से आया वो हमें नहीं पता, ये तो आया है सारणी से। मैंने अभी आपको सारणी बताई कि पंचभुज में अंतःकोणों का योग कितना होता है 540 होता है, पंचभुज में अंतःकोणों का योग कितना होता है 540 होता है। सारणी याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कैसे निकालेंगे, नहीं याद है तो अंतःकोणों का योग ज्ञात करने का सूत्र लगाएंगे। अंतःकोणों का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है 180 n-2, ये सूत्र होता है। तो 180 और n की वैल्यू, अब यहाँ पे पंचभुज है तो पंचभुज में कितनी भुजाएं होती है 5 भुजाएं होती है, तो 5 - 2 करोगे तो यहाँ पे 180 × 5 में से 2 गए तो 3 8 54, तो ये 540। अब यहाँ पे 540 आया, अब ये 540 आया और ये सभी कोणों को जोड़ो तो 405 आया, तो 540 में 405 माइनस करो तो 135। इस तरह से आंसर आएगा, इस तरह से आंसर आएगा। तो आपको ये डायरेक्ट याद होना चाहिए कि पंचभुज में अंतःकोणों का योग 540 होता है। अब हमें 5वें कोण की माप याद करनी है, 4 कोण की माप बता रखी है, तो चारों कोणों को जोड़ के 540 में से माइनस कर लो तो 135 इसका आंसर आ जाएगा, 135 इसका आंसर आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, ये एक सप्तभुज के कोण, एक सप्तभुज के कोण 1:2:3:4:5:5:7:8 के अनुपात में है, इसका न्यूनतम कोण कितना होगा, न्यूनतम कोण कितना होगा। अब हमें देख क्या रखा है, यहाँ पे अनुपात दे रखा है एक, अब ये अनुपात दे रखा है और न्यूनतम कोण का मान हमें ज्ञात करना है, इस एक की वैल्यू ज्ञात करनी है। हम क्या करेंगे, इसको पहले जोड़ देंगे, इन सभी को जोड़ देंगे। यहाँ पे दे रखा है 1:2:3:4:5:7:8, तो आपको यहाँ पे एग्जाम में ऐसे लिखना नहीं है। यदि आपको एग्जाम में ये सवाल दे दिया तो आपको डायरेक्ट करोगे, पंचभुज के अंतःकोणों का योग 540 होता है, अब इनको यहाँ पे जोड़ दो, तो यहाँ पे जोड़ोगे 405, तो 540 में 405 माइनस करोगे 135। 1 सेकेंड में यहाँ पे इतना ही करते हैं, ये पहली स्टेप में आंसर आ जाएगा। यदि आपको करने आया तो यहाँ पे भी पहली स्टेप में आंसर आ जाएगा, यहाँ पे जोड़ दो, यहाँ पे जोड़ दो, कितना हो जाएगा 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15, 15 और 7 22, 22 और 8 30, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना सप्तभुज है, सप्तभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, सप्तभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 900 होता है, 900 होता है। सप्तभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 900 होता है। मैंने आपको अभी बताया सप्तभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 900 होता है। ये रहा सप्तभुज, ये सप्तभुज, इसके अंतःकोणों का योग ये 900, इसलिए सारणी आप याद कर लेना 900 होता है। ये 0 से 0 कैंसल, इसमें तो आप वैसे ही एक्सपर्ट हो, अभी तक आप क्लास देखते आए हो, तो ये कितने बार कटेगा 3 3 9 और 0, यहाँ पे 30 बार कटेगा, तो ये इसका 30 गुना है, ये इसका 30 गुना है, तो इसका भी 30 गुना करो। हमें न्यूनतम कोण ज्ञात करना है, तो इसका 30 गुना करो तो ये 30 आ जाएगा, तो ये 30, ये इसका आंसर आ गया, 30 इसका आंसर आ गया। अब यदि अधिकतम पूछा होता तो क्या होता, इसका 30 गुना करो, इसका 30 गुना करोगे तो अधिकतम आ जाएगा, इसका 30 गुना करो कितना आ जाएगा 8 या 24 240 आ जाएगा। यदि अधिकतम कोण कितना होता है तो 240 आंसर आता, लेकिन न्यूनतम पूछा है तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अब यदि आपको 900 नहीं याद है तो अंतःकोणों का योग ज्ञात करने का सूत्र लगाओगे 180 n-2, ये सूत्र लगाओगे। सप्तभुज में 7 भुजाएं होती है, तो 7 में से 2 माइनस करो, 7 में से 2 माइनस करोगे 5, तो 18 5 90, 18 5 90, तो ऐसे आप निकालोगे। तो आपको इस डायरेक्ट याद होना चाहिए कि सप्तभुज में अंतःकोणों का योग 900 होता है, तो इस तरह से याद होना चाहिए, तब ये सवाल हो पाएंगे, वरना नहीं हो पाएंगे। अब आगे देखिए, आगे सवाल क्या है,
किसी षटभुज के सभी कोणों का योग कितना है। किसी षटभुज के सभी कोणों का योग कितना है, ये हमें पूछा है। षटभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, तो 720 होता है। ये हमें सारणी याद है तो डायरेक्ट आंसर कर लोगे, नहीं याद है तो आपको निकालना पड़ेगा। षटभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, सभी कोणों का योग कितना होता है, तो 720 होता है। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। ये षटभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 720। तो ये 720, ये डायरेक्ट आंसर निकाल लो, लगा लो। तो यदि आपको याद है तब ये लगा पाओगे, यदि नहीं याद है तो कैसे लगाओगे। तो ये आपको याद करना पड़ेगा सारणी। यदि किसी षटभुज के सभी कोणों का योग कितना है, तो 720 है, तो 720 इसका आंसर आ गया। यदि नहीं याद है तो क्या करें, तो नहीं याद है तो सूत्र लगाओ। सूत्र सभी कोणों का योग, अंतःकोणों का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, यह होता है 180 n-2, ये सूत्र होता है। तो 180 n की वैल्यू कितनी है, ये षटभुज है। षटभुज मतलब षटभुज, भुजा कितनी है, 6 है। षट का मतलब 6 होता है, तो भुजा कितनी है, 6 है। तो 6 - 2 करो, तो 180, 6 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 180 में 4 का गुणा करो, कितना हो जाएगा, 8 चौक 72, तो 720। तो यहाँ पे ये 720 ऐसे आंसर आ जाएगा, सूत्र से ऐसे आंसर आएगा। तो आपको एग्जाम में समय को बचाना है। मेरा मेन मोटिव पॉइंट यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग का यूज़ करो और कम से कम पेन का यूज़ करो। तो मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ, डायरेक्ट कैसे करते हैं और सूत्र से कैसे करते हैं। तो मैंने आपको डायरेक्ट पहले आपको सारणी इसीलिए लिखवाई, मैंने 30 मिनट वहाँ पे इसीलिए बिगाड़े क्योंकि आपको यदि सारणी याद हो गई तो ये सवालों को आप 1-1 सेकंड में कर लोगे। 1-1 सेकंड में षटभुज दिखा तो षटभुज के अंतःकोणों का योग तो 720 होता है, डायरेक्ट आंसर लगा लो। नहीं याद है तो ये सूत्र लगाओ, 180 n-2, n का मान कितना है, यहाँ पे षट का मतलब 6 होता है, तो 6 - 2, 6 में से 2 गए 4, 180 में 4 का गुणा करोगे 720, तब ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आगे देखिए, किसी पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है। पंचभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है। पंचभुज के अंतःकोणों का योग मैंने अभी आपको सारणी में बता रखा है। पंचभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 540 होता है। तो 540 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको डायरेक्ट प्रश्न को देखते आंसर टिक कर लेना है। पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 540 होता है। पंचभुज के अंतःकोणों का योग 540 होता है। नहीं पता है तब सूत्र लगाओ, 180 n-2, 180 n की वैल्यू कितनी है, पंचभुज, पंच का मतलब क्या होता है, 5 होता है। तो 5 - 2, 180, 5 में से 2 गए कितना बचेगा, 5 में से 2 गए गया तो 3 बचेगा। कितना बचेगा, 5 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। और 8×3 = 72, 720 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ। पहले मैंने आपको सब कुछ बता दिया, अब नहीं पता है तो सूत्र से कैसे करेंगे ये भी बता रहा हूँ कि सूत्र से ऐसे करेंगे। तो यह 720 इसका आंसर आ गया। तो पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग 540 होता है, नहीं याद है तो ऐसे निकालो। अब आगे देखिए, आगे क्या है, किसी अष्टभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है। अष्टभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 1080। मैंने अभी बताया कि अष्टभुज के सभी कोणों का योग 180 होता है। मैं आपको सारणी में भी बता देता हूँ, ये अष्टभुज है। अष्टभुज के अंतःकोणों का योग 1080। ये अष्टभुज के अंतःकोणों का योग 1080। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। 10 भुज तक तो आप याद ही कर ले, 10 भुज तो आपको याद ही कर ले। तो अष्टभुज के अंतःकोणों का योग 1080 होता है। तो 1080 इसका आंसर आ गया। तो 1080 ये इसका आंसर आ गया। अब यदि नहीं याद है तो चलो मैं सूत्र से भी बता लेता हूँ। 180 n-2, 180 n की वैल्यू, अष्टभुज, भुजाओं की संख्या कितनी, 8 है। तो 8 - 2, 180, 8 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 8 में से 2 गए तो 6 बचेगा। और 180 में 6 का गुणा करो कितना हो जाएगा, 8×6 कितना होता है, 108। और पीछे 1 0 तो 1 0 लगा लो। तो 1080 ये इसका आंसर आ गया, 1080 इसका आंसर आ गया। तो किसी अष्टभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 1080 होता है। नहीं याद है तो ये सूत्र लगाओ, 180 n-2, n की वैल्यू 8 रखो, 8 में से 2 गए 6, 8×6 108। तो 108 और पीछे 1 0 लगा लो। अब आगे देखिए, एक अष्टभुज के कितने विकर्ण होते हैं। एक अष्टभुज के
कितने विकर्ण होते हैं ये हमें पूछा। अष्टभुज के हमें विकर्ण निकालने हैं। तो अष्टभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होती है? मैंने अभी आपको बताया अष्टभुज में विकर्णों की संख्या 20 होती है। अष्टभुज में विकर्णों की संख्या 20 होती है। मैंने अभी आपको सारणी में बताया, आप सारणी देख ले। अष्टभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। अष्टभुज में विकर्णों की संख्या, ये अष्टभुज में विकर्णों की संख्या ये रही 20। अष्टभुज में विकर्णों की संख्या 20, तो मैंने इसीलिए सारणी लिखवाई। अष्टभुज में विकर्णों की संख्या 20 है। तो आपको याद है तो आप डायरेक्ट लगा लोगे, नहीं तो आपको निकालना पड़ेगा। तो निकालने में आपका समय बर्बाद होगा। तो ये विकर्णों की संख्या कैसे निकालते हैं? तो इसका सूत्र भी मैंने बताया था, n-3/2, ये मैंने सूत्र बता रखा है। तो अष्टभुज में 8 भुजाएं होती है, तो 8 और 8 - 3 और बटा 2, यहाँ पे लिखो 8 और 8 में से 3 गए कितना बचेगा? 8 में से 3 गए 5 बचेगा। 5/2, ये कितने बार कटेगा? 4 बार, तो 5 चौक 20। तो ये इसका आंसर आ गया। यदि नहीं याद है तो आपको ये ऐसा करने के लिए आपको लगभग 3 मिनट तो बिगाड़ना ही पड़ेगा, ज़्यादा नहीं 3 मिनट तो बिगाड़ना ही पड़ेगा। तो यदि आपको विकर्णों की संख्या याद है, 10 भुज तक याद है तो आप लगा लोगे अष्टभुज के कितने विकर्ण होते हैं? तो 20 विकर्ण होते हैं। नहीं याद है तो सूत्र लगाओ, विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र n-3/2। n की वैल्यू अष्टभुज में 8 भुजाएं होती है, तो 8 - 3, 8 में से 3 के तो 5, तो अपॉन 2, 2 से ये 4 बार कटेगा, 5 चौक 20, तो 20 इसका ये आंसर आ गया। तो विकर्णों की संख्या कितनी आ गई? 20 आ गई। अब आगे देखिए, 10 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी हो? अरे 10 नहीं, 100 भुजाओं वाले। अब 10, हमने तो 10 भुज तक देखा था, सारणी में तो हमने 10 भुज तक देखा था, इसलिए आपको सूत्र देखो, प्रत्येक चीज कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। तो आपको दोनों तरीके याद रखने, सारणी भी याद रखने प्लस सूत्र भी याद रखना। यदि पूछ लिया, ज्यादा पूछ लिया, तब आपको सूत्र लगाना पड़ेगा। यहाँ पे 100 भुजाओं के वाले बहुभुज की में विकर्णों की संख्या पूछिए, तो विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है n-3/2 होता है। और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 100 है। तो 100 और 100 में से 3 गए, मैं पूरा ही लिख लेता हूँ, अपॉन 2। आपको एग्जाम में पूरा नहीं लिखना है, स्टेप गायब कर दिए, मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 100 में से 3 गए तो 97/2। यहाँ पे ये कितनी बार कटेगा? 50 बार कटेगा। 97 में 50 का गुणा करो, कितना आ जाएगा? पीछे 0, 7 × 5 = 35 का 5 हासिल है 3, 45 और 3 कितना होता है? 45 और 3 48। तो 4850 इसका आंसर आ जाएगा। 4850 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है। यदि ज़्यादा पूछ लिया तो सूत्र से कर लेना है कि n-3, इसलिए आपको सारणी भी याद होनी चाहिए, सूत्र भी याद होना चाहिए। दोनों कहीं ना कहीं अपने आप में महत्व रखते हैं। तो 100 भुजा वाला पूछा तो ये तो हमें याद नहीं है, सूत्र लगाओ n-3/2, भुजाओं की संख्या 100 है, तो 100 में से 3। अब आपको स्टेप भी गायब करने हैं, आपको यहाँ से डायरेक्ट इस स्टेप पे आ जाना है, ये नहीं लिखना है। 100 में से 3 गए तो 97 आ जाएंगे, ये 50 बार कटेगा, 50 में 97 का गुणा करोगे 4850, ये आंसर निकल जाएगा। अब आगे देखिए, 100 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है? 100 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है, यह हमें ज्ञात करना है। तो ये 100 भुजा वाला तो ऊपर सवाल था, ये 10 भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या। तो 10 भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या 35 होती है, ये मैंने आपको बता रखा है। 10 भुज ये रहा, 10 भुज वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या ये 35। 10 भुज वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या 35 होती है। तो ये आपका आंसर। यदि आपको याद है तो डायरेक्ट आप टिक कर लोगे, नहीं याद है तो करना पड़ेगा याद, नहीं तो सवाल नहीं हो पाएंगे। 10 भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 35 होती है। 35 होती है, ये मुझे याद था तब मैंने आपको ये डायरेक्ट टिक कर लिया। नहीं याद है तो आप निकालना पड़ेगा, n-3/2, ये सूत्र लगाना पड़ेगा। 10 भुजा, 10 × 10 में से 3 गए तो 7 अपॉन 2, 10 ये कितनी बार कटेगा? 5 बार कटेगा, और 5 सतु 35, तो 35 ये इसका आंसर आ गया। ऐसे सूत्र से ऐसे करेंगे, और डायरेक्ट याद है तो ऐसे करेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये थोड़ा डिफरेंट सवाल है। ये सवाल क्या बोल रहा है? एक बहुभुज के 27 विकर्ण है। एक बहुभुज के कितने विकर्ण है? 27 विकर्ण है। इनकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो इनकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो ये 27 विकर्ण है, तो 27 विकर्ण है, 27 विकर्ण है, तो ये 27 विकर्ण किस में है? 9 भुज में है, तो ये 9 इसका आंसर आ जाएगा। 27 विकर्ण किस बहुभुज में होते हैं? तो 9 भुज में होते हैं। ये आपको सारणी याद करनी है। ये 27 विकर्ण किस बहुभुज में होते हैं? तो 9 भुज में होते हैं। 9 भुज में होते हैं, तो 9 भुजाएं, तो 9 इसका आंसर आ गया। तो 9 इसका आंसर आ गया। ये सवाल मैंने सारणी से किया। यदि आपको सारणी नहीं याद है तो आपको ये सूत्र से करना पड़ेगा। सूत्र, विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? n और
n-3, ये ऐसे होता है n-3/2 और विकर्णों की संख्या कितनी है 27 यहाँ पे दे रखे 27। तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगी 27 दूकी 54, ये 54 हो जाएगा इक्वल टू ये अंदर गुणा करवाओ n² हो जाएगा -3n हो जाएगा। तो ये इक्वल टू n² -3n, ये प्लस है इधर का माइनस आ जाएगा -54 आ जाएगा। इसके टुकड़े करो, इसके टुकड़े करो के 9 छंग 54 हो जाएगा। तो n², ये द्विघात समीकरण को आपको सोल्व करना पड़ेगा -9n और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 6n -54। अब दो के जोड़े बनाओ, यहाँ पे n कॉमन आ जाएगा n माइनस यहाँ पे 9 बचेगा। अब यहाँ पे प्लस का 6 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे भी n -9 ही बचेगा। अब n -9 और यहाँ पे n + 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पे n + 6 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। और यहाँ पे है n -9 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो विकर्णों की संख्या नेगेटिव में तो होती नहीं है, पॉजिटिव में होती है, तो ये 9 इसका आंसर आ गया। तो यदि आपको सारणी नहीं याद है तो डिटेल में आपको इतना समय लगेगा, लगभग 5 मिनट का समय लगेगा, लेकिन द्विघात समीकरण भी सॉल्व करने आनी चाहिए, तब ये सवाल हो पाएगा। द्विघात समीकरण में अटक गए और उलझ गए तो बात ही खत्म हो गई। तो इसलिए आप सारणी याद करिए। ये सवाल मैंने सारणी से किया था, तो सारणी से 9 डायरेक्ट 1 सेकंड में आंसर निकल गया था। यदि आपको सारणी नहीं है तो इतनी पूरी डिटेल करो, इतनी डिटेल करके फिर यहाँ पे द्विघात समीकरण, अब कई बच्चे तो द्विघात समीकरण में ही उलझ जाते कि अब इसको करना कैसे, तो आपको ये दोनों याद होना चाहिए। अब हम क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।